हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक भयानक वायरस से जुड़ी है जिसकी चपेट में आने वाला इंसान या तो पागल हो जाता है या फिर ज़ोंबी बन जाता है। इसके कारण पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है, मगर कैसे और आखिर ये वायरस आया कहाँ से है? मिलेगा आपको इन सभी सवालों के जवाब। बस बने रहिए हमारी वीडियो में आखिर तक। हमारी इस कहानी की शुरुआत ऑगदेन नाम के एक छोटे से खूबसूरत शहर से होती है, जहां हर कोई अपनी मस्ती में मस्त है। सभी लोग बहुत ही खुशी से रहते हैं, लेकिन न जाने कैसे एक दिन वहां पर आग लग जाती है और पूरा का पूरा शहर झुलस जाता है। परंतु इस शहर में कैसा क्या हुआ, ये जानने के लिए हमें 2 दिन पीछे चलना पड़ेगा। 2 दिन पहले इस शहर में सब बेहद खुश थे, सबकी जिंदगी आराम से गुजर रही थी। और फिर हमें जूडी नाम का एक डॉक्टर से रूबरू करवाया जाता है, जो कि अपनी क्लिनिक में असिस्टेंट बेका के साथ मरीजों की देखभाल करने में लगी है। तभी बेका शहर में होने वाले बेसबॉल मैच को देखने के लिए छुट्टी मांगती है, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्लान बना चुकी है। अब जूडी का पति डेविड उस शहर के शेरिफ होते हैं और वो अपने साथी रशेल के साथ उसी बेसबॉल मैच को देखने आया था। खेल अपनी चरम सीमा पर होता है। तभी रॉरी नाम का एक आदमी बिना किसी की इजाजत के बंदूक थामकर ग्राउंड में आ जाता है, जिसे देखकर वहां पर भगदड़ मच जाती है। सभी खिलाड़ी वहां से मैच छोड़कर भागने लगते हैं। डेविड रॉडी के पास जाता है और उसे बंदूक नीचे रखने की सलाह देता है, लेकिन रॉडी को उसकी बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था और वो ट्रिगर दबाने वाला होता है कि तभी डेविड सरकारी बंदूक से उसे गोली मार देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। डेविड को लगता है कि यकीनन ऐसा रॉडी ने शराब के नशे में किया होगा, क्योंकि वो एक शराबी था। इसीलिए उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और उसके परिवार के पास जाकर सारी बातें बताता है। वो उन्हें दिलासा देने के साथ साथ समझाता भी है कि उसके पति शराब के नशे में ग्राउंड पर उतर आए और मैं उसे ना मारता तो वो मुझ पर ही गोली चला देता, जिस वजह से मुझे उसे मजबूरी में मारना पड़ा। मुझे भी इस बात का काफ़ी दुख है, लेकिन आत्मरक्षा में ऐसा करना पड़ा। अब शराब की बात सुनकर रोरी की पत्नी को बहुत ही जोर का गुस्सा आता है और वो एक थप्पड़ डेविड को जड़ कर कहती है कि तुम ऐसे बहाने बनाना बंद करो। मेरे पति ने तो 2 साल से शराब को हाथ तक नहीं लगाया। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अब डेविड को काफी बुरा लगता है और उसका तो खाना पीना ही दुश्वार हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सच्चाई क्या है। जूडी उसे अकेले देखकर समझाती है कि कल तक रुक जाओ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ साफ हो जाएगा। इससे तुम्हारी क्या गलती है, उल्टा तुमने तो अपनी जान बचाने के लिए कदम उठाया। अब सुबह पुलिस स्टेशन पहुंचने पर जब डेविड को रोडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ लगती है तो उसे पढ़कर उसका दिमाग हिल जाता है। उसमें उसके शरीर में 0% अल्कोहल बताया जा रहा था, यानी कि वो पूरी तरह से होशो आवास में था और उसने ये सब कुछ बिना नशे के किया। अब डेविड को चिंता सताने लगती है कि अगर उसने नशा नहीं किया तो आखिर रोरी को अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत आ पड़ी। और इसके बाद वो उसी बेसबॉल ग्राउंड पर जाता है जहाँ पर मैच हो रहा था। यहाँ से बेन मिलता है। बेन एक किनारे बैठा हुआ वो किसी सोच में पड़ा हुआ था। डेविड उसे उसकी दिक्कत भी पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता और फिर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम बेन और उसके परिवार को देखते हैं, जो उसे अस्पताल में जूडी को दिखाने लाए थे, क्योंकि बीते कुछ समय से वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। ना तो किसी से बात कर रहा है और ना ही उसका मन खाने पीने में लग रहा है। जूडी बेन का चेकअप करती है, जिसमें उसका बीपी और बाकी प्राइमरी चीजें बिल्कुल ठीक थी। ऐसा कोई मर्ज दिखाई नहीं दे रहा था जिससे उसे कोई दिक्कत हो। इसीलिए वो बेन को कुछ दवाइयों के साथ टेंशन फ्री नींद लेने के एडवाइस करता है, परंतु इन दवाइयों का बेन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। उल्टा रात होते होते वो और ही ज़्यादा विचित्र दिखने लगता है। रात में जहाँ दुनिया सो रही थी, उस समय बेन खेतों में मशीन से काम कर रहा था। ये देखकर उसकी बीवी और बच्चे घबरा जाते हैं। अब बेन की बीवी अपने बेटे को कमरे में ही रखने की सलाह देती है। बाहर बेन के पास जाती है और लेकिन बेन वहाँ नहीं था। वो चारों तरफ उसे ढूंढती है, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तभी घर के अंदर उसे बेटी की चीखने की आवाज़ आती है। वो भागकर अंदर आती है, जहां उसका बेटा बताता है कि डैड पूरी तरीके से पागल हो गए। वो चाकू लेकर न जाने किसे ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर बेन की पत्नी को समझ आ जाता है कि आखिर बेन किसे ढूंढ रहा है। इसीलिए वो अपने बेटे को लेकर एक अलमारी में छुप जाती है और उसे अंदर से लॉक कर लेती है। बेन उन्हें पूरे घर ढूंढता है, पर वो कहीं दिखाई नहीं देते। इसके बाद वो कमरे में जाता है तो उसे अलमारी के अंदर एक आवाज़ आती है, जिससे वो समझ जाता है कि उसकी बीवी बच्चे उसके अंदर ही छुपे हुए हैं। वो अलमारी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर से लॉक थी। अब उसका शक यकीन में बदल जाता है और पूरे घर में वो पेट्रोल छिड़क कर उसे आग के हवाले कर देता है, जिसमें उसकी बीवी बच्चे दोनों की जान चली जाती है। सुबह जब पुलिस को ये खबर मिलती है तो बेन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ उसे अपने अपराध पर बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं थी। उल्टा वो तो रसेल को घूर रहा था, ऐसे घूर रहा था मानो उसे खा जाएगा।
अब डेविड की नज़र उस पर पड़ती है और वो रसेल से कहता है कि बिल्कुल ऐसे ही उस दिन ग्राउंड पर रोरी भी मुझे घूर रहा था। और इसी दौरान पुलिस स्टेशन की बेल बजती है और उन्हें मालूम पड़ता है कि कुछ शिकारी को जंगल के किनारे नदी में एक फौजी की लाश मिली है, वो भी पैराशूट के साथ। ये खबर सुनकर डेविड फौरन फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ घटनास्थल पर पहुंचता है, जहां पर डॉक्टर लाश को देखते हैं और बताते हैं कि इसको मरे तो हफ्ते हो रहे हैं, और तो और ये फौजी किसी प्लेन का पायलट था। जिस पर डेविड को यकीन हो जाता है कि यकीनन आसपास कोई प्लेन क्रैश हुआ है। मगर सोचने वाली बात ये थी कि इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी सरकार ने जनता के बीच क्यों नहीं रखी, और इस खबर का मीडिया में भी कुछ अता पता नहीं था, ना ही आम इंसान को इसके बारे में पता था। अब डेविड रसेल के साथ प्लेन को ढूंढने के लिए नदी में निकल पड़ता है। थोड़ी देर में उन्हें वो प्लेन मिल भी जाता है, जो कि पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ था। उसे निकालना बहुत ही मुश्किल था। उसके लिए सबसे पहले वाटर सप्लाई को बंद कराना था, क्योंकि प्लेन में मौजूद चीज़ों की वजह से पानी दूषित हो रहा था, जिसे पीने की वजह से शहर के लोग अब बीमार पड़ने लग गए थे, बिल्कुल बेन और रूरी की तरह। पानी को बंद करने के लिए डेविड शहर के मेयर से इजाज़त लेने के लिए जाता है, लेकिन वो इसके लिए मना कर देता है, जिसके बाद वो खुद ही जाकर पानी की सप्लाई को बंद कर देता है, क्योंकि उसके लिए इंसान की ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि शहर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। वहाँ पर इंटरनेट और फ़ोन लाइन दोनों ही बंद है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। डेविड को ये किसी तरह का सरकारी हड़ताल या फिर छुट्टी लग रही थी, इसीलिए वो डॉक्टर के पास उस फौजी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उस पर अचानक से अटैक कर देता है, क्योंकि वो भी रोरी और बेन की तरह उसी बीमारी की चपेट में आ चुका था। ऐसे में डॉक्टर से बचने के लिए डेविड की मजबूरी में उसे डॉक्टर को मानना पड़ता है। अब रात में डेविड अपने घर पहुंचता है और जूडी से जल्द शहर छोड़ने के लिए कहता है। वो उसे अपने माता पिता के घर जाने को बोलता है, क्योंकि धीरे धीरे शहर में वायरस फैल रहा है। जूडी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। तभी हम देखते हैं कि उनके घर के बाहर मिलिट्री का ट्रक आ जाता है, जो उन लोगों को एक बस में बैठाता है। इस बस में शहर के और भी लोग बैठे हुए थे। उन सभी को एक कैंप में लाया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले लोगों के शरीर का तापमान चेक किया जा रहा था, और जिसके शरीर का तापमान अधिक होता है उसे किनारे करके आइसोलेशन में भेज दिया जाता है। बदकिस्मती से जूडी का बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, और इसका कारण वो इन्फेक्शन नहीं बल्कि उसका प्रेग्नेंट होना था। लेकिन उस समय कोई भी उसकी बात की परवाह नहीं करता और उसे लेकर एक कमरे में आइसोलेट कर दिया जाता। अपनी बीवी से जुदा होकर डेविड को काफी अजीब लग रहा था। उसे डर था कहीं उन लोगों को जूडी और उसके होने वाले बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचाए, इसीलिए अपनी पत्नी को वहां से छुड़ाने का वो फैसला करता है। परंतु ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जहां पर जूडी को आइसोलेट किया गया था वहां पर सब इन्फेक्टेड लोग ही मौजूद थे। लेकिन तभी अचानक से कुछ इन्फेक्टेड लोग मिलिट्री वालों पर हमला कर देते हैं, जिससे आर्मी कैंप में भगदड़ मच जाती है और डेविड भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाता है और सीधे पुलिस स्टेशन अपनी बंदूक लेने जाता है, जहाँ रसेल भी उसकी मदद करने के लिए उसके साथ चलता है। उधर आइसोलेशन कैंप में हम जूडी के बगल वाले बेड पर बेका को देखते हैं। वो भी उसकी बीमारी की चपेट में आ चुकी थी। जूली उसे समझाती है कि वो परेशान ना हो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी एक इन्फेक्टेड आदमी उस कमरे में दाखिल होता है और खतरनाक हथियारों से एक एक करके सभी मरीजों को मारने लगता है। जैसे ही वो शख्स बेका के पास पहुंचता है, जूडी उस पर तेज से चिल्लाती है, जिससे कि उसका ध्यान भटक जाता है और वो सीधे जूडी को मारने चला जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी जान ले पाता, डेविड आखिरी मौके पर आकर उस नरभक्षी इंसान को मौत के घाट उतार देता है और जूडी और बेका को अपने साथ बाहर लाता है। वो लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। हर तरफ बर्बादी की आग लगी हुई है। जो शहर 2 दिन पहले खुशहाली में जी रहा था, वो कब्रिस्तान बन चुका है। ऐसे में बेका उन लोगों को उसके बॉयफ्रेंड स्कॉटिस के पास जाने के लिए कहती है। वो सभी स्कॉटिस के घर के लिए निकल जाते हैं। उसका परिवार अभी तक सेफ था, पर तभी वहाँ मिलिट्री आ जाती है और सब लोग छुप जाते हैं। लेकिन उनके हाथ स्कॉटिस के पेरेंट्स लग जाते हैं और उन लोगों को घर के बाहर निकाल कर गोलियों से भून देते हैं। अपने माता पिता को ऐसे मरते देखकर वो खून से खौल जाता है और वो बंदूक लेकर घर से बाहर आता है। अब आर्मी वाले उसे भी जिंदा नहीं छोड़ते और वहीं मौत के घाट उतार देते हैं। कमांडर को शक हो जाता है कि यकीनन घर में और भी लोग छुपे हैं, इसीलिए वो कुछ सैनिकों को घर का कोना कोना खंगालने के लिए भेजता है। लेकिन उनमें से डेविड एक को अपने कब्जे में कर लेता है। वो उसे पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो और क्यों ऐसे लोगों को, निहत्थे लोगों को मार रहे हो। जिस पर वो फौजी बताता है कि मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे तो बस ऊपर से आदेश मिले हैं इस शहर में रह रहे सभी लोगों को मौत के घाट उतारने का। वैसे आमतौर पर सरकार मासूम लोगों को मारने पर हमें सजा देती है, लेकिन न जाने क्यों इस बार हमें इसकी छूट मिली हुई है। ये सुनकर वो सोल्जर को छोड़ देता और सबके साथ अपने घर आ जाता। अब यहाँ डेविड शहर को छोड़ने के लिए गाड़ी की व्यवस्था करता है,
लेकिन डेविड के घर रोरी की बीवी और बेटी भी मौजूद थे जो कि उस बीमारी की चपेट में आ चुके थे और वो लोग मौका पाकर जूडी को पकड़कर बांध देते हैं। डेविड जब उसे बचाने पहुंचता है तो वो डेविड पर भी हमला कर देते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि अचानक रसेल ये सब खिड़की से देख लेता है और उन्हें शूट कर देता है, जिससे उन दोनों की जान बाल बाल बचती है। रसेल कमरे में आता है और रोरी की बेटी को देखकर गुस्से में 2 गोली और ठोक देता है, जिससे सबको लगने लगता है हो ना हो रसेल भी उसी वायरस की चपेट में आ चुका है, वरना इतने गुस्से में वो कभी नहीं दिखता था। अब सभी शहर छोड़ने के लिए गाड़ी से भागते हैं, लेकिन उनके पीछे मिलिट्री का हेलीकॉप्टर पड़ चुका था और वो उन पर हवाई हमला करने लगता है, जिसे बचने के लिए वो लोग एक सर्विस स्टेशन पर गाड़ी डाल देते हैं। पर यहाँ पर पहले से कुछ इन्फेक्टेड लोग वहाँ मौजूद थे जो मौका पाकर उन पर धावा बोल देते हैं। हालांकि डेविड और रसेल उन सभी को मार गिराते हैं, लेकिन इस दौरान बेका की जान चली जाती है और इससे भी बुरा हाल तब होता है जब हवाई हमले में हेलीकॉप्टर उनकी कार भी उड़ा देता है। अब उन तीनों को आगे का सफ़र पैदल ही तय करना पड़ता है। थोड़ी देर बाद उन्हें सामने से आई हुई एक आर्मी की गाड़ी मिलती है, जिसे देखकर रसेल का खून खौल उठता है। वो गाड़ी के सामने से स्टॉप पर फेंक देता है, जिससे कि गाड़ी पलट जाती है और एक आर्मी वाला बाहर निकलता है। डेविड उसे पकड़कर पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, उस हेलीकॉप्टर में ऐसा क्या था जिसकी वजह से आर्मी आम इंसान की दुश्मन बन गई है। वो शख्स बताता है कि उस हेलीकॉप्टर में ट्रैक्सी नाम का एक प्रोटोटाइप है, यानी कि एक तरह का बायोलॉजिकल वेपन जो उनके साइंटिस्टों ने इस देश की संख्या कम करने के लिए बनाया था, जिसे वो लोग टेक्सास भेज रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से वो प्लेन क्रैश हो गया और पूरा का पूरा वायरस इस शहर में फैल गया। ये वायरस इतना खतरनाक होता है कि किसी भी इंसान के दिमाग में खोखला कर देता है। फिर 42 दिन के अंदर वो खून का ऐसा प्यासा हो जाता है जैसे कि कोई ज़ोंबी। इतना सुनते ही अचानक से एक गोली की आवाज़ आती है जो सीधा जाकर फौजी को लगती है और वहीं मारा जाता है। ये गोली रसेल ने चलाई थी, जिसे देखकर अब डेविड को यकीन होने लगा था कि ज़रूर रसेल भी वायरस की चपेट में। इसीलिए वो उसे बंदूक छीन लेता है, लेकिन तभी रसेल अपनी सर्विस पिस्तौल निकाल लेता है और डेविड के सर पर तान कर बोलता है कि मैं तुम्हारी 2 बार जान बचाई है, तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो। इस पर डेविड मौका पाकर रसेल को एक मुक्का मारता है और बंदूक छीनकर उसे अपने साथ चलने को कहता है। अब चलते चलते रात हो जाती है और वो शहर के बॉर्डर पर आ चुके थे, जहां दूसरी तरफ जाने के लिए बस आर्मी का बैरिकेड पार करना था। लेकिन सिक्योरिटी इतनी तगड़ी थी कि उसे पार करना मौत को दावत देने के बराबर है। इस पर रसेल उनसे कहता है कि मैं इस बीमारी की चपेट में तो पहले ही आ चुका हूँ, अब मैं ज़्यादा देर वैसे भी जिंदा नहीं बचूंगा, इसीलिए तुम दोनों बॉर्डर पार करो, मैं इसी दौरान आर्मी को डिस्ट्रैक्ट करता। डेविड उसे ऐसा नहीं छोड़ना चाहता, परंतु इसके सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसीलिए वो दोनों उसकी बात मान लेते हैं। जिसके बाद रसेल आर्मी वालों का ध्यान भटकाने के लिए उनकी तरफ बढ़ता चला जाता है, जिसमें आर्मी को खतरा नजर आने लगता है और वो सभी मिलकर उस पर गोलियों से उसे भून देते हैं। बेचारा रसेल तो मारा जाता है, लेकिन उसकी ये कुर्बानी खाली नहीं जाती। जूडी और डेविड बॉर्डर पार करने में कामयाब होते हैं। वो दोनों दूसरी तरफ एक सुपरमार्केट में चले जाते हैं, जहाँ पर कुछ खाने पीने की ज़रूरत की चीज़ें लेकर सामने एक खड़े ट्रक में बैठ जाते हैं। किसी दूसरे शहर में जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि अब डेविड जूडी और अपने होने वाले बच्चों की जान और खतरे में नहीं डाल सकता। तभी वहाँ पर 2 इन्फेक्टेड पर्सन मिल जाते हैं जो उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन बड़ी ही सूझबूझ से डेविड और जूडी उन दोनों को मार कर ट्रक से वहाँ से चलते बनते हैं। अब ट्रक में मिलिट्री का एक वॉकी टॉकी भी मिलता है, जिसमें वो बता रहे होते हैं कि जल्दी उस शहर को एक न्यूक्लियर वेपन से तबाह करने वाले, और उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ये सुनकर डेविड ट्रक को और तेजी से भगाना शुरू करता है और तभी अचानक से मिलिट्री उस शहर पर एक धमाका करती है, जिससे पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो जाता है। इसका झटका इतना जोरदार होता है कि डेविड के ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, मगर किस्मत अच्छी थी कि वो दोनों बच जाते हैं। लेकिन उनके लिए मुसीबत अभी टली नहीं है, क्योंकि जिस शहर में वो जा रहे थे वहाँ भी ट्रैक्सी वायरस फैल चुका था और धीरे धीरे वो पूरी दुनिया में फैलने वाला था। इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। वेल दोस्तों, कुछ ऐसा ही मंजर हमने कोविड के टाइम पे भी देखा था, जहाँ बेकसूर लोग अपनी जान गंवा रहे थे, लेकिन समय रहते ही उसे कंट्रोल कर लिया गया। वेल आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।